सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। पता है मुझे अब साइंस 2 जो है वो खत्म हो चुका है। आखिरी के 2 पड़ाव रह गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का पेपर। ठीक है, तो ऑलरेडी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का थोड़ी देर पहले ही हमने एक स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड किया, जिसमें पूरी प्लानिंग हमने समझा दी कि किस प्रकार से आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, सब चीज उस स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज जाइए वो स्ट्रैटेजी वीडियो को जरूर से 1.5 की स्पीड पे लगा के देख लीजिए, काफी समय बचेगा और अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए जो हमारे पास गैप है वो है 2-2.5 दिन का। ठीक है, ये वीडियो आप पता नहीं कब देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी जब भी देख रहे होंगे तो मैं आपको ये तौर पे बता रहा हूं कि समझ लो आपके पास 2-2.5 दिन का गैप है। इस 2-2.5 दिन में जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो आप जितने हो सके लेक्चर वीडियोस देखो, सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट अगर पता है तो कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछेगा तो आप आराम से उस चीज का आंसर कर सकते हो। ठीक है, पूरे साल भर जिन्होंने पढ़ाई की है, एसएसटी सब्जेक्ट्स को याद किया है, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न किया है, शॉर्ट नोट्स को याद किया है, गिव रीजंस को याद किया है, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली पेपर अच्छा जाएगा। बस लास्ट मोमेंट को उनको उस सभी चीज को रिकॉल करना है। लेकिन जिन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की है, तो भाई 2 चीज मैं आपको बोलूंगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फटाफट से कुछ चीजें जो आपको हार्ड लग रही है, कुछ चैप्टर्स जो आपको हार्ड लग रही है, उसका मीनिंग समझ के ले लो, कंसेप्ट समझ के ले लो, जिसमें हमारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। तो सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ा रखा है, पूरे हिस्ट्री को, पूरे पॉलिटिकल साइंस को। तो सारे 9 के 9 चैप्टर हिस्ट्री के, 5 के 5 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के, इसके वीडियोस अवेलेबल है। मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ है, जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था तब भी पढ़ाया हुआ है, जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड आया इस साल हमने दोबारा से न्यू बैच लॉन्च किया था, जिसमें सारी चीज वापस से हमने पढ़ाया और रीशूट किया, नए वीडियोस अपलोड किए। तो दोनों में से आप कोई भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो चीज मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना है, याद करना है, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है, तो उसके लिए आप अपने नोट्स को फॉलो कर सकते हो। जो भी आप डाइजेस्ट 21 जो भी आप फॉलो करते हो, उसको फॉलो करके क्वेश्चन के आंसर्स को याद करो। तो आपको और ज्यादा हेल्प करने के लिए और अकॉर्डिंग टू योर डिमांड हम बहुत सारे और वीडियोस ऐसे बनाते हैं जो IMP वीडियोस होते हैं, जिनमें कई सारे अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस हम बनाते हैं, जो कि आपको एक ही वीडियो के थ्रू मिल जाते हैं। जैसे आज का जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली टारगेट करेगा हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक में से लिए गए हैं और कुछ नॉर्मली टेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू चीजें हैं। तो हर चीज को हम यहां पे आपको कराएंगे। जनरल तौर पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन जो होता है वो MCQs होता है, आप जानते ही हो, और दूसरा क्वेश्चन 1B जो होता है वो आपके रॉन्ग पेयर्स होते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स आता है और उसको करेक्ट करके लिखना होता है। तो ये दोनों का वेटेज 3-3 मिला के 6 मार्क्स का बन जाता है। तो हम इस वीडियो के थ्रू कहीं ना कहीं 6 मार्क्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से पढ़ोगे तो ये 6 में से 6 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, और एक सजेशन ये है, जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे MCQs दिख रहे हैं, जितने भी आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स दिख रहे हैं, उनको तो आपको करना ही करना है और ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर से करा भी दूंगा। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर फर्स्ट वीडियो। लेकिन उसके पहले अगेन एक रिक्वेस्ट के तौर पे आप बोलना चाहते हो, देखो आखिरी पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं ना, तो एक रिक्वेस्ट के तौर पे आपको मुझे बोलना है कि हमारा एक चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR कॉलेज। तो आप अभी 10वीं के बाद कहां पे जाओगे? 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, करेक्ट है। तो आप साइंस लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा एक सेपरेट चैनल है। ठीक है, JR ट्यूटोरियल्स पे तो आपने बहुत प्यार दिया, 2 मिलियन टच करा है, लेकिन हमारा एक सेपरेट चैनल है जिसका नाम है JR कॉलेज। अब ये जो चैनल है ये स्पेसिफिकली फोकस करता है 11वीं के ऊपर और 12वीं के ऊपर। तो प्लीज चले जाओ, अभी से ही मैं बोल रहा हूं, अगर आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस चैनल को अभी से ही प्लीज, एक बड़े भाई का रिक्वेस्ट समझना, आप सभी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो डेफिनेटली आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप पहले से ही 11वीं की पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हमने सब कुछ पहले से ही पढ़ा रखा है। तो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस प्रेजेंट है, प्लेलिस्ट अपडेटेड है, सब कुछ मिल जाएगा। तो वैकेशन में ही आप थोड़ी थोड़ी चीजें, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार वैकेशन में एंजॉय मत करो, वैकेशन में एंजॉय करो, लेकिन एटलीस्ट आधा 1-1 घंटा, 1-1, 2-2 वीडियो भी अगर आप डेली देखते हो तो बहुत सारी चीजें पहले से ही पता रहेगी। और जब आप 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लोगे, लगभग जुलाई एंडिंग अगस्त में जब आपके कॉलेज शुरू हो जाएंगे, जूनियर कॉलेज, यानी कि जब आपका 11th में एडमिशन हो जाएगा, तो बहुत सारे चैप्टर्स वहां पे पढ़ाए जा रहे होंगे और आपको उस चीज का पहले से ही पता होगा। तो आप पूरे क्लास में, जो कि सारे नए फ्रेंड्स होंगे, आपके नए स्टूडेंट्स होंगे, पता नहीं कौन कौन से स्कूल से लोग आ जाएंगे, तो उनके सामने आप इंप्रेशन जमा सकते हो कि यार टीचर ने सवाल पूछा, आपने हाथ खड़ा किया, यस सर, यस मैडम, ये तो मेरे को पहले से ही आता है, मैंने आपका पूरे क्लास के सामने आंसर दे दिया। तो पूरी क्लास के सामने अच्छा इंप्रेशन बन सकेगा। तो उस चीज के लिए जरूर से जाना, विजिट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब अभी से करके रखो, 2 मिनट लगेगा, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो कंटिन्यू कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली कराऊंगा यहाँ पे, दैट इज MCQ के क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। अब ये क्वेश्चन को नजर डालो फटाफट से, क्या क्वेश्चन है देखो। इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो कभी भी अगर आपको पूछेगा कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात अगर कभी भी कोई करता है, याद रखना क्या बोल रहा है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का भी बात होगी तो उसका नाम याद रख लेना, वोल्टायर। क्या है? वोल्टायर। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर कौन है? वोल्टायर, ऐसा बोला गया है, ये याद रखना। ये सब क्या है? MCQ से। फिर नेक्स्ट है डैश रोड द बुक एंटाइटल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। कहीं पे भी अगर आपको दिख गया आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज,
ये वर्ड कहीं पे दिखता है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एक बुक है जिसको किसने लिखा था, तो याद रखना उसको लिखा था माइकल फोकोल्ट। याद रखने वाली चीजें, अगेन मैं बोला एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी याद करना, रट्टा लगाना, मेमोराइज करना बोल लो उसको। तो कभी भी दिखा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर कौन, याद रख लेना, क्या नाम है भाई, याद रख लेना, भूलना नहीं है, वोल्टायर। उसी प्रकार आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक दिखा, उसका राइटर कौन है, माइकल फोकाउल्ट। फिर डायलेक्टिक्स दिखा कहीं पे, डायलेक्टिक्स दिखा, डायलेक्टिक्स मेथड्स वर एक्सप्लेन बाय, किसने किया था एक्सप्लेन डायलेक्टिक्स को, हीगल ने किया था। डायलेक्टिक्स मेथड वाज एक्सप्लेन बाय हीगल, याद रख लेना। नेक्स्ट, एट द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी, याद रख लेना क्या बोल रहा है, एट द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी डैश स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन फ्रांस गेव ए न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री राइटिंग। यानी कि फ्रांस में जो स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी होते हैं उसने एक न्यू डायरेक्शन दिया हिस्ट्री राइटिंग में। तो वो क्या था, तो वो कौन सा स्कूल था, वो स्कूल था एनालिस स्कूल। याद रखना, अगर एक नई डायरेक्शन की बात होगी फ्रांस में, हिस्टोरियोग्राफी की बात होगी, तो वो किसने किया था, एनालिस स्कूल ने किया था। ये सभी चीज देखो मैं ऑलरेडी आंसर टिक करके लाया हूं, जिससे आपका समय बचेगा और कहीं ना कहीं ये वीडियो आधे घंटे के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपका काफी समय बचेगा। और ये वीडियो आप आधे घंटे में देख के, और अगर आप स्पीड में देख रहे होंगे तो 1.5 की स्पीड में देख रहे होंगे तो 15-20 मिनट के अंदर सारे एमसीक्यूज और सारे आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन अगेन मैंने बोला इसको याद करना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं एट ए टाइम, कुछ चीजें का कंसेप्ट भी बता रहा हूं, लेकिन आपको चीजों को मेमोराइज करना है, याद करना है। अगर आप ये कर पाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो ये हो गया एनालिस स्कूल। नेक्स्ट, डैश एक्सप्लेन द क्लास थियरी। क्लास थियरी को कौन एक्सप्लेन करता है, तो याद रखना क्लास थियरी की बात आएगी, कार्ल मार्क्स को याद रख लेना। कार्ल मार्क्स क्लास थियरी, कार्ल मार्क्स क्लास थियरी, ऐसे याद रख लो, कार्ल मार्क्स क्लास थियरी, याद रहेगा, इजी है, इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, इजी था, ओके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे जो कि है चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू, क्या बोल रहा है देखो, डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है कि डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन था, ऑप्शंस कितने भी रहे लेकिन याद रखोगे क्या, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या है, सर अलेक्जेंडर, इसको सर बोलते हैं वैसे, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम याद रखना, जो कि क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था। क्या नाम था, अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रहेगा, याद कर लो। नेक्स्ट, डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, हितोपदेश अगर कहीं पे दिखता है आपको, ठीक है, तो ये जो है संस्कृत टेक्स्ट जो हितोपदेश का, इसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की बात हो रही है। तो किसने ट्रांसलेट किया था, तो वो था फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर। कौन था, फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर, नाम याद रहेगा, फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर। ओके, नेक्स्ट, राजतरंगिनी इज द हिस्ट्री ऑफ डैश। राजतरंगिनी इज द हिस्ट्री ऑफ डैश। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है इसमें बोल रहा है कि राजतरंगी क्या है, किसकी हिस्ट्री है, तो ये है कश्मीर की हिस्ट्री। याद रहेगा आप लोग को, इजी है, ठीक है, इजी है ये चीज, एक सेकंड रुक जाओ। ओके, तो राजतरंगी क्या है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, याद राजतरंगी इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ओके, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र शिद्र। ठीक है, क्या है, शूद्र तिशूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक डैश। तो ऐसा कौन सा बुक है जिसमें उन्होंने शूद्र अतिशूद्र की बात कही थी, हिस्ट्री की बात कही थी, तो ये ऐसा कौन सा बुक है, तो वो है गुलामगिरी। क्या है, गुलामगिरी, याद रख लेना, शूद्र अतिशूद्र की जब भी बात आएगी गुलामगिरी बुक की बात आनी चाहिए, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने लिखा था। नेक्स्ट, नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय डैश। नेशनलिस्टिक राइटिंग की अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो उसको किसने इंस्पायर किया था, दैट इज विष्णु शास्त्री चिपलुनकर। क्या है, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, याद रखना ये चीज, ठीक है। क्या है, नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, याद रखना। ये याद करने वाली चीज देखो, इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर बता सकता हूं, तरीका बता सकता हूं, लेकिन इस चीज को मेमोराइज करना तो आपके हाथ में। जैसे बचपन में ABCD पढ़ते थे, रट्टा मारते थे, उसी प्रकार रट्टा मारना ही पड़ेगा, कुछ चीजें को याद करना पड़ेगा। ये यही चीज है बच्चा, जितना कर पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। और मैं क्या ही बताऊं, ये ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, वैसे तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं आप जानते हो, लेकिन फिर भी आपके लिए हार्डवर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, गिव अप नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ, ताकि जब तक आपका फाइनल पेपर, आखिरी पेपर कंप्लीट ना हो तब तक ये दिल धड़क रहा है, तब तक आपके लिए काम करूंगा। वैसे तो है बोला ही है, लेकिन जब तक आपका 17 तारीख कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके सामने खड़ा रहूंगा और हार्ड वर्क करता रहूंगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट था पहले दिन से ही, और अभी पहले दिन से नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 जब आपने 10वीं ज्वाइन किया होगा, मतलब जून जुलाई के महीने से आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूं, ठीक है बच्चा।
क्लियर, यहां तक सभी लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और क्या है, और क्या है, देखो ये चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 का भी एमसीक्यू देख लो फटाफट से। द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड इन द एक्सकवेशन ऑफ डैश सिटी, यानी कि जो सबसे पहला म्यूजियम था वर्ल्ड में जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सी खुदाई करने के दौरान, यानी एक्सकवेशन कौन से सिटी का हो रहा था तब हुआ। तो याद रखना अर्लीस्ट म्यूजियम की जब भी जिक्र होगी तो उर याद रखना है, द सिटी ऑफ उर, ठीक है, द सिटी ऑफ उर याद रख लेना, ठीक है, क्या याद रखोगे, द सिटी ऑफ उर, ठीक है। नेक्स्ट, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये कहां पे है, ये न्यू दिल्ली में, ये तो बहुत ही फेमस है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन डैश, तो न्यू दिल्ली में है ये, ठीक है। डैश इज कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, किसको कहा जाता है, मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, फिलोसफी, हर चीज फिलोसफी से तो आती है, कोई भी बात कोई भी राय फिलोसॉफिकल होती है, फिलोसॉफी से तो आती है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, फिलोसॉफी है। नेक्स्ट, द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स, ठीक है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स जो है इंडिया में, इसका जो मेन ऑफिस है वो कहां पे है, तो इसका याद रखना, ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ये न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसका जो ऑफिस है, मेन ऑफिस नेशनल फिल्म आर्काइव्स का, ये याद रखना पुणे में है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चा आप लोग, अगर पूछा कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कहां है तो वो न्यू दिल्ली में है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स का जो ऑफिस है इंडिया का वो कहां लोकेटेड है, पुणे में, याद रखना। नेक्स्ट, कलबेलिया जो है एक फोल्क डांस होता है और ये कहां होता है, कौन से स्टेट में होता है, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं हेरिटेज लिस्ट की तो वो राजस्थान में होता है। तो कलबेलिया कहीं पे भी दिख रहा है, ये डांस फॉर्म दिखा कहीं पे भी, ये जरूरी नहीं है कि एमसीक्यूज में आ जाए, ये कहीं पे भी आ सकता है। तो कलबेलिया डांस फॉर्म जो है फोल्क डांस है एक तरीके से, राजस्थान में होता है। फिर नेक्स्ट है द कास प्लेट्यू, ये भी आपने सुना होगा, फेमस है। द कास प्लेट्यू जो कि वेस्टर्न घाट में है, वो कहाँ मिलता है, कहाँ मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, वो है सातारा डिस्ट्रिक्ट, याद रहेगा। तो सातारा डिस्ट्रिक्ट में होता है कास प्लेट्यू, कास प्लेट्यू वेस्टर्न घाट का जो हिस्सा है वो सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये सब चीजें जो है आपको याद करनी है बच्चा, फटाफट से जितना हो सके लिख के ले लो और याद करते जाओ बच्चा। बस मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ, जितना हार्डवर्क कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ बच्चा, लेकिन अगेन इट इज इन योर हैंड। और एक और सजेशन के तौर पर बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो शायद आप पहले दिन अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर होली अभी तक नहीं आई है और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक होली के रिगार्डिंग एक बात बताना चाहता हूँ एज ए टीचर और एज ए, जब मैं स्टूडेंट था तो एक दोस्त के साथ वैसा हुआ था, तो आपके साथ ना हो कि जब भी आप होली खेल रहे हो तो ध्यान से खेलना। मेरे हिसाब से होली ना खेलो तो बेटर है, पानी वाली होली खेल लो, गुलाल से खेलते हैं गुलाल वाली होली खेल लो, लेकिन कलर जो कलर रंग वाली कलर होती है ना उससे मत खेलना, क्योंकि चेहरे पे लग गया, हाथ पैर पे कलर लग गया तो एग्जामिनेशन सेंटर वाले अलाउ नहीं करते कभी कभी, ठीक है। आपके चेहरे पे बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं ना, कभी कभी लग जाते हैं तो इतना खतरनाक हो जाता है कि भाई छूटता ही नहीं है। तो आपका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि यही बंदा पेपर लिखने आया है, पता चला कोई और कलर लगा के आ गया है पेपर लिखने। तो इसके लिए आपके फेस पे हाथों पे ज़्यादा कलर नहीं लगना चाहिए, इतना ध्यान में रखना। शरीर के अंदर कपड़े जो पहनते हो अंदर लगा रहेगा कलर चलेगा, लेकिन फेस के ऊपर, गर्दन के ऊपर और ये हाथों के ऊपर कलर मत लगने देना। तो अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, 2 पेपर है अभी भी, बहुत रिस्की हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्या क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दो। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का यहाँ पे है जो कि ये देखो क्या बोल रहा है, द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर डैश। तो पेंटिंग का और स्कल्पटिंग का जो आर्ट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विजुअल आर्ट्स। क्या बोलते हैं बच्चा, विजुअल आर्ट, याद रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग के आर्ट को बोलते हैं विजुअल, देखा जाने वाला आर्ट्स, विजुअल आर्ट से। नेक्स्ट, द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है ना, मथुरा स्कूल का राइज किसने देखा, खुशाना पीरियड के टाइम देखा था, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, टेम्पल्स बिल्ट इन महाराष्ट्र इन 12th to 13th सेंचुरी आर नोन एज डैश। तो जो टेम्पल्स महाराष्ट्र में बिल्ट हुए थे 12वीं और 13वीं सेंचुरीज में, इनको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हेमदपंती स्टाइल टेम्पल। क्या बोलते हैं, हेमदपंती स्टाइल टेम्पल, याद रखना, ठीक है। बढ़ाया था मैंने, नागरी स्टाइल किसको कहा जाता है, द्रविडियन स्टाइल किसको कहा जाता है, साउथ में क्यों होता है, ये नॉर्थ में क्यों होता है, मिनारेट्स क्या होते हैं, ये सब चीज हमने चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको याद होगा, लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो जरूर से आपको हेल्प करेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर है जिसके, वो तो आराम से कर पाएगा। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाओ, एमसीक्यूज। क्या बोल रहा है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डैश। तो जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात हो रही है, याद रखना, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, जेम्स, क्या नाम था, जेम्स अगस्टस हिक्की। हिक्की याद रख लो, बस इतना याद रख लो, हिक्की। तो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था वो किसने किया था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था, याद रख लेना। नेक्स्ट, टेलीविजन इज एन डैश मीडियम। टेलीविजन क्या है भाई, एक साउंड भी सुनाई देता है, दिखाई भी देता है, मतलब ऑडियो वीडियो दोनों है। तो ऑडियो विजुअल
विजुअल दिखाई देता है मीडिया में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बाल शास्त्री जांभेकर, ये पढ़ा है आपने। इन्होंने पहला मैगजीन स्टार्ट किया मराठी में, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दिग्दर्शन, याद रख लेना, उसका नाम क्या था? दिग्दर्शन। बाल शास्त्री जांभेकर दिग्दर्शन, बाल शास्त्री जांभेकर दिग्दर्शन, ऐसा याद रख लो। नेक्स्ट, A newspaper representing the masses of Indian society was started by the कृष्ण राव भालेकर, याद रख लो, कृष्ण राव भालेकर दिखा। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटिंग कर रहा है न्यूज़पेपर इंडियन सोसाइटी का जो मासेस है, वो उसका आंसर आएगा दीन बंधु। तो कृष्ण राव भालेकर का लिख लेना दीन बंधु, न्यूज़पेपर की जब भी बात आ गई तो आपको याद रखना है दीन बंधु। नेक्स्ट क्या है? द डैश प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल एज द 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो ये क्या था, कौन सा प्रोग्राम था? वो था विविध भारती, ये तो बहुत फेमस हुआ था ना एक टाइम पे, ठीक है। तो विविध भारती प्रोग्राम जो था वो ब्रॉडकास्ट हुआ था 24 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में और साथ ही में 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू डैश। तो ये आएगा ज्ञानोदय, ठीक है, ज्ञानोदय, इसका स्पेलिंग याद रख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यू। और है क्या हमारे पास? चैप्टर नंबर 6 के भी है। देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के क्या बोलते हैं, फटाफट देखते हैं। देखो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, डैश आर सपोज टू बी द फर्स्ट कीर्तनकर इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में पहले कीर्तनकर कौन थे, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है, संत नामदेव है और संत एकनाथ है। तो इसका सही जवाब आएगा कि जो फर्स्ट कीर्तनकर थे महाराष्ट्र के अंदर वो थे हमारे संत नामदेव। इनका नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। बाबूराव पेंटर मेड द मूवी डैश। बाबूराव पेंटर ने कौन सी मूवी बनाई थी? तो वो था साई रंधरी, ठीक है, याद रखना, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान देना, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट, ट्रेडिशनली डैश इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ कीर्तन ट्रेडिशन, ठीक है। तो ट्रेडिशनली क्या कहा जाता है? डैश इज सपोज टू द फाउंडर ऑफ कीर्तन ट्रेडिशन। तो ये नाम याद रखना, नारद मुनि। नारद मुनि अपने अक्सर कुछ जो भगवान के सीरियल्स आते हैं तो आपने देखा होगा, तो वो एक है नारायण नारायण करके आते हैं। तो नारद मुनि जो थे उनको एक उपाधि दी गई थी, क्या? कीर्तन ट्रेडिशन की थी वो, कीर्तन ट्रेडिशन की एक तरीके से शुरुआत उन्होंने की थी, ऐसा मान्यता में माना जाता है, ऐसा, इसके लिए शायद फाउंडर उनको बोला जाता है। तो याद रखना नारद मुनि जो है इसका आंसर हो जाएगा, फाउंडर ऑफ कीर्तन टेक्नोलॉजी, ठीक है, नॉट टेक्नोलॉजी, माफ करना, कीर्तन ट्रेडिशन, ठीक है, कीर्तन ट्रेडिशन, माफ करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 किस बारे में है? अब यहाँ पे आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 7 जो था आपका स्पोर्ट्स के बारे में था, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। तो ये जो है क्या बोल रहा है कि द एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज्ड टू बी हेल्ड एट डैश। तो जो पुराने जमाने में एंशिएंट इवेंट होते थे ओलंपिक कॉम्पिटिशन के, वो कहाँ होता था? वो होता था ओलंपिया, ग्रीस में जो है वहां पे होता था, इसी की वजह से इसका नाम भी ओलंपिक रखा गया था। फिर नेक्स्ट, द वुडन डॉल, आपको पता है लकड़ी की डॉल होते हैं महाराष्ट्र में जो बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको तो सभी लोग जानते हैं, ठाकी बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मे बी आई एम रॉन्ग, बट हो सकता है सही भी हूं, लेकिन मुझे करेक्ट कर देना इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो ठाकी बोला जाता है, स्पेलिंग याद रखना, वुडन डॉल की बात है, ठाकी याद रख लेना। नेक्स्ट, 29 अगस्त द बर्थ डेट ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया जो था वो किसके बर्थ डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका सही जवाब है दोस्तों मेजर ध्यानचंद। याद रख लेना कि मेजर ध्यानचंद वाज द फर्स्ट, मतलब बोल सकते हो शायद कैप्टन थे, हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे, हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है। तो इसके उनको प्रिविलेज मानते हुए, उनको ऑनर देते हुए उनके नाम पे नेशनल स्पोर्ट्स डे है जो इंडिया में 29 अगस्त के दिन, ये डेट भी याद रख लेना, हो सकता है घुमा के क्वेश्चन पूछ दे तो 29 अगस्त के आगे डैश लिखा रहेगा। तो याद रखना कि मेजर ध्यानचंद जो है बर्थ डेट है सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो वो कब होता है? 29 अगस्त को होता है, वो याद रखना। नेक्स्ट, एन आइवरी डॉल, याद रखना, आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन वाज फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ डैश इन द एंशिएंट इटली। तो आइवरी डॉल की जब भी बात आएगी इटली में पाया गया था एक्सकवेशन के दौरान, तो वो क्या था? पोम्पेई, ठीक है। आइवरी डॉल जो थी पोम्पेई की, जब एक्सकवेशन किया जा रहा था, खुदते ना जो अलग अलग चीजें ढूंढते हैं, माइनिंग करते हैं, एक्सकवेशन किया जाता है, ढूंढने जाता है अलग अलग चीज को, तो एक्सकवेशन ऑफ पोम्पेई में आइवरी डॉल मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, डैश गेम एंड इट्स वेरियस टैक्टिक्स वेयर डिवाइस बाय बालमभाट द्योधर। तो बालमभाट द्योधर तो थे, इन्होंने कौन सा गेम को यहाँ पे टैक्टिक्स के तौर पे डिवाइस किया गया था? तो याद रखना बालमभाट अगर दिखेगा तो मलखंभ याद रखना, नाम सिमिलर दिख रहा है आपको थोड़ा, ठीक है। दैट इज बालमभाट द्योधर मलखंभ। मलखंभ पता है ना क्या होता है? एक बड़ा सा रॉड होता है लकड़ी का, बड़ा सा ऊंचा सा, और उसमें बहुत सारे जो जिम्नास्ट होते हैं एक तरीके से, लोग क्या करते हैं करतब दिखाते हैं, पकड़ के लटक गया, पैर से पकड़ के लटक गया, हाथ से पकड़ के लटक गया, देखा ना, कुश्ती जैसा वो लोग का अटायर होता है, यूनिफॉर्म एक तरीके से कुश्ती जैसे पहनते हैं ना, लंगोट वगैरह बांध के वो लोग करते हैं, तो उसको मलखंभ कहते हैं। बहुत पुराना हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन स्पोर्ट्स है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो? चलो आगे बढ़ जाते हैं और फास्ट चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चैप्टर नंबर 8 आ गया एमसीक्यू। तो चैप्टर नंबर 8 क्या बोल रहा है कि थॉमस कुक एस्टैब्लिश्ड ए ट्रैवल एजेंसी सेलिंग डैश। तो थॉमस कुक जो था उसने ट्रैवल एजेंसी एस्टैब्लिश की थी। वो क्या करता था उस टाइम पे, टूरिस्ट टिकट्स बेचता था, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। थॉमस कुक की बात आएगी तो टूरिस्ट टिकट बेचता था, याद रखना, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी सेलिंग करती थी। फिर भिलार, याद रखना, भिलार जो है ये नोन है विलेज ऑफ बुक्स, बुक्स भिलार, भिलार बुक्स, याद रखना, तो विलेज ऑफ बुक्स भिलार को कहते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट बुक्स जो है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, इन 16th सेंचुरी डैश वॉज फेमस कार्टोग्राफर। कौन सा ऐसा फेमस कार्टोग्राफर था 16th सेंचुरी के टाइम, तो उसका नाम याद रखना, गेरार्डस मर्कैतर, ठीक है, गेरार्डस मर्कैतर, याद रखना नाम, स्पेलिंग याद रख लेना, बाकी तो चीजें सिंपल है। तो गेरार्डस मर्कैतर इसका नाम है, ठीक है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ है क्या। चैप्टर नंबर 9 आखिरी चैप्टर एमसीक्यूज का, फिर सीधा हम चलेंगे किसके ऊपर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर के ऊपर, ठीक है। तो आधा इस वीडियो का आधा पढ़ाओ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू 9वां चैप्टर का देखो, सारे के सारे एमसीक्यूज ऑलमोस्ट करा दिया मैंने। क्या बोल रहा है, डैश, सॉरी डैश नहीं है, लूरे म्यूजियम हैज इट्स ओन कलेक्शन द मच एक्लेम पेंटिंग ऑफ डैश बाय लियोनार्डो डा विंची। तो लियोनार्डो डा विंची की जब भी बात आएगी भाई, सीधी सी बात है, किसका नाम आ जाता है, मोनालिसा। एक पेंटिंग बनाया था बहुत फेमस, आज भी बहुत सारे म्यूजियम्स में बहुत सारी ऐसी फेमस जगह है वहां पे मोनालिसा की पेंटिंग रखी होती है। नेक्स्ट, डैश एट कोलकाता इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया। कोलकाता में फर्स्ट म्यूजियम कहाँ है, ठीक है ना, तो वो है आपका कौन सा है, इंडियन म्यूजियम, याद रखना। तो इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता में है, जो पहला म्यूजियम है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया का नाम, तो वो रहेगा इंडियन म्यूजियम, कोलकाता में था, ठीक है। नेक्स्ट, 10 वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय संस्कृति कोश, ठीक है, भारतीय संस्कृति कोश का 10 वॉल्यूम यानी 10 पार्ट जो है वो एडिट किया था और पब्लिश किया गया था डैश द्वारा। तो वो है महादेव शास्त्री जोशी, याद रहेगा नाम, महादेव शास्त्री जोशी ने 10 वॉल्यूम ऑफ भारतीय संस्कृति कोश को एडिट किया था और पब्लिश किया था। तो ये थे कुल मिला के इतने सारे एमसीक्यूज जो हमने 9 के 9 चैप्टर्स के आपके लिए करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं ऑलमोस्ट सारे टाइप के एमसीक्यूज यहां पे कवर हो गए, लेकिन फिर भी इसके अलावा कुछ बच जाता है तो अपने एंड से जितना हो सके आप करते रहो, बस मुझे इतना ही बोलना था, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, और भी है, देखो इसके चौथा और पांचवा चैप्टर नंबर 9 का, डैश प्रिपेयर ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज आर इंपॉर्टेंट इन द बुक्स ऑफ मिडिवल पीरियड। तो कौन प्रिपेयर किया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है, राज्य व्यवहार कोश, ठीक है, राज्य व्यवहार कोश। नेक्स्ट इज द फेमस लाइब्रेरी इन तंजावुर। तंजावुर की जब भी बात आती है तमिलनाडु की, तो उसका फेमस लाइब्रेरी का नाम है सरस्वती महल ग्रंथालय, सरस्वती महल ग्रंथालय, नाम याद रख लेना, सरस्वती महल ग्रंथालय। बस ये था हमारे सारे एमसीक्यूज। और अब हम चलेंगे हमारे अगले पार्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर 1B के पार्ट पे, जो कि आपका आता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स। तो ये भी 3 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो जितने भी आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स आपके टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रीवियस ईयर पॉइंट ऑफ व्यू है, सब चीज हम करा देंगे इस वीडियो के अंदर। फटाफट से देख लो बचे हुए चीजों को। चलो पहला चैप्टर का पूछते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 4, देखो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में क्या आता है, 4 चीज दिए होते हैं, जोड़ी जोड़ी बनी होती है चारों की, उसमें से कोई एक जो है जिसका आंसर गलत होता है। चलो अब जैसे मान लो जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हीगल, उसका रीजन इन हिस्ट्री दिया हुआ है। लियोपार्ड वॉन रैंकी का द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री दिया है। हीरोडेटस का द हिस्ट्रीज दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स का डिस्कोर्स ऑन द मेथड दिया है। तो आपको पता ही है कि कार्ल मार्क्स जो है वो डिस्कोर्स ऑफ मेथड उन्होंने नहीं लिखा था, उन्होंने डास कैपिटल का लिखा था, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये आपका एक रॉन्ग ऑप्शन है। मतलब मेरा अगर जो क्वेश्चन पूछा था कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, तो रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट करके लिखना है। तो मैंने पहचान लिया कि जो चौथा ऑप्शन है दिस इज द रॉन्ग पेयर, यानी आपको लिखना है कैसे कि द फोर्थ ऑप्शन कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑफ द मेथड इज द रॉन्ग पेयर हियर, एंड करेक्शन है उसका कार्ल मार्क्स का आना चाहिए दास कैपिटल, यानी कार्ल मार्क्स की जगह पे यहां पे क्या होना चाहिए, दास कैपिटल होना चाहिए, तो हमारा करेक्ट होता। तो इस तरीके से लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स जो है मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। वैसे एक और क्वेश्चन है, रीनी दस्काटी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अगला है कार्ल मार्क्स क्लास थियरी है, माइकल फोकोल्ट आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज है, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हीगल डायलेक्टिक्स है। तो ये चारों में से क्या गलत ऑप्शन है, यानी कि क्या रॉन्ग पेयर है, जोड़ी कौन सी रॉन्ग है। तो रीनी दस्काटी की हम बात करते हैं, तो जो हमने यहाँ पे डिस्कोर्स ऑन द मेथड पढ़ा था ना, डिस्कोर्स ऑन द मेथड किसने बताया था, रीनी डस्काटी ने बताया था। तो यहाँ पे रीनी डस्काटी का क्या आना चाहिए, द डिस्कोर्स ऑन द मेथड। मतलब ये जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है वो तो कौन था, वो तो वोल्टायर था पढ़ाया ना अभी थोड़ी देर पहले भी। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी तो वोल्टायर था। तो ये भाई साहब रेनी डेस्कार्टे बोल रहे हैं, तो भाई गलत है ना। तो रेनी डेस्कार्टे का क्या आएगा, द डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो आपने रेनी डेस्कार्टे का करेक्ट करके लिखा डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि ये पेयर, पहला पेयर ये गलत है और उसको सही करके हमने लिखा दैट इज रेनी डेस्कार्टे का आना चाहिए डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इस प्रकार से आपको लिखना है, समझा, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, डैश द फिजिकल एंड द नेचुरल साइंसेस एंड एम्पेरिकल मेथड
द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है साइंटिफिक मेथड, गोतिंजन यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंस डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, और एनएलएस स्कूल का ब्रिटिश हिस्टोरियन। तो भाई ये एनएलएस स्कूल जो है इसका ब्रिटिश हिस्टोरियन दिया हुआ है। एनएलएस स्कूल ब्रिटिश हिस्टोरियन नहीं आएगा, उल्टा एनएलएस स्कूल जो था वो फ्रेंच हिस्टोरियन था, क्योंकि ये फ्रांस में था स्कूल, याद है पढ़ाया था। एनएलएस स्कूल जो है वो फ्रांस में था, ठीक है, जो एक नया तरीका लेके आया था ना हिस्टोरियोग्राफी टीचिंग का, ठीक है। तो याद रखना एनएलएस स्कूल कहाँ आएगा, फ्रेंच हिस्टोरियन। तो हमारा आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर के हिसाब से ये पेयर हमारा रॉन्ग पेयर है, और उसको हमने करेक्ट करके लिख दिया कि एनएलएस स्कूल का आना चाहिए फ्रेंच हिस्टोरियंस। याद रहेगा, ओके है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वेयर द शूद्रास। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बोला था ये चीज, ठीक है, लिखा था बुक। स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट राइटिंग, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है ग्रैंड डफ कॉलोनियल हिस्ट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा थर्ड ऑप्शन दिख रहा है कि जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है वो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री नहीं है भाई, वो एक नेशनलिस्टिक हिस्ट्री। मैंने पढ़ा है ना, बहुत सारे टाइप की हिस्ट्री होते हैं, ओरिएंटलिस्टिक होता है, नेशनलिस्टिक होता है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप के हिस्ट्री थे। उसी प्रकार ये जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जो कि 1857 में बोला गया था, ये एक नेशनलिस्टिक हिस्ट्री, मतलब आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर के हिसाब से ये जो पेयर है ये रॉन्ग पेयर है, और उसको करेक्ट हमने किया कि जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है इसका आना चाहिए नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 का है ना। देखो, महात्मा फुले ने गुलामगिरी लिखी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमारे हु वेयर द शूद्रा लिखा, ये सही बात है, ठीक है ना, बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था। फिर हमारे और भी है गोविंद्र, ठीक है, सखाराम सरदेसाई ने मराठी रियासत लिखा, पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना लिखा। तो ये गलत आंसर है कि पंडिता रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखा था, ठीक है। तो पंडिता रमाबाई जो है ये हमारा रॉन्ग पेयर हो जाएगा स्त्री पुरुष तुलना का। पंडिता रमाबाई का आएगा आपका द हाई कास्ट हिंदू वुमेन करके बुक है, उसमें लिखा गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट है, समझ रहा है बच्चा, ओके है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, जियाउद्दीन बरानी ने तारिक ई मुबारक शाही लिखा था, ठीक है। हसन निजामी तजुल माहसिर लिखा था, मिनहाज ई सिराज तबाकत ई नसीरी, ठीक है, और तैमूर ई लांग तुजुक तिमूरी, ठीक है। माफ करना इफ आई हैव प्रोनाउंस इट रॉन्ग, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है मेरा, लेकिन ये चीज समझा आपको। अभी इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जियाउद्दीन बरानी की जब भी बात आएगी तो उसने तारिक ई मुबारक शाही नहीं लिखा था, उसने क्या लिखा था, तारिक ई फिरोज शाही। ये देखो छोटा सा ही फर्क है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। करेक्शन कैसे दिमाग में चलेगा कि जियाउद्दीन बरानी की जब बात आएगी तो तारिक ई फिरोज शाही की बात आएगी, तो ये आपका रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करके आपने लिख दिया। नेक्स्ट है सर अलेक्जेंडर कनिंगम एंशिएंट साइट्स वेयर एक्सकेवेटेड लिखा था, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन का द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मुंबई जो आज के डेट में है, विलियम जोन्स जो फाउंडर ऑफ एसिडिक सोसाइटी, और फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर जो थे उन्होंने ट्रांसलेट किया था क्या हितोपदेश को फ्रेंच में, नहीं भाई, ये जो फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर थे इन्होंने ट्रांसलेट किया था हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में भाई, ये इसमें तो फ्रेंच दिया हुआ है, जर्मन में किया था ना, संस्कृत को जर्मन में कन्वर्ट किया था। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एमसीक्यू में बताया, तो यहाँ पे जो फ्रेंच लिखा है वो गलत है, इसका मतलब आपका ये जो है रॉन्ग पेयर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ये हमारा रॉन्ग पेयर है, और उसको करेक्ट हमने किया तो फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर ट्रांसलेटेड हितोपदेश इन जर्मन, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ट्रांसलेटेड हितोपदेश इन जर्मन, ठीक है, याद रहेगा, ओके है। आगे बढ़ जाते हैं फास्ट, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चैप्टर नंबर 3 का रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाइड करो। पहले क्या बोल रहा है, कुटियात्तम संस्कृत थिएटर केरला में है, रामम डांस फॉर्म है वेस्ट बंगाल का, भाई ये तो इधर ही फंस रहा है हमारा, मतलब यही आंसर है, ठीक है। रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है रामायण का जो उत्तर प्रदेश में होता है, और कलबेलिया, ठीक है, कलबेलिया जो है फोल्क सॉन्ग है, डांस ऑफ राजस्थान, याद रखना, अभी एमसीक्यू में पढ़ा था कि कलबेलिया जो है फोल्क सॉन्ग है, फोल्क सॉन्ग्स एंड डांस है राजस्थान का। तो यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर है वही ये वाला, दैट इज रामम। तो रामम जो है ये क्या है, ये कोई डांस फॉर्म नहीं है वेस्ट बंगाल, रामम जो है ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है एंड रिचुअल है थिएटर का जो गढ़वाल हिमालय में होता है, ये चीज ध्यान में रखना, याद कर लो इसको। नेक्स्ट है सन टेम्पल कोणार्क में है, ठीक है, बृहदीश्वर टेम्पल चंडीगढ़ में है, ठीक है, महाबोधि टेम्पल बोधगया में है, और रानी की वाव जो कि पतन में है। तो इसका जो रॉन्ग पेयर है वो है दैट इज बृहदीश्वर टेम्पल जो कि कहां पे है, गंगाईकोन चोलपुरम, ठीक है, गंगाईकोन चोलपुरम, याद रखना, ये स्पेलिंग भी याद कर लेना। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पहली बार सुनने में आ रही होगी, लेकिन इसको आपको बाय हार्ट करके चलना है। नेक्स्ट है यहाँ पे अप्लाइड हिस्ट्री पब्लिक हिस्ट्री है, फौना एंड फ्लोरा नेचुरल हेरिटेज है, एंशिएंट साइट इनटेंजिबल कल्चरल, भाई एंशिएंट साइट टेंजिबल होता है ना भाई,
एंशियंट साइट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कब से हो गया, वो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो रॉन्ग पेयर मेरा आ गया एंशियंट साइट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, और उसको करेक्ट करके हमने लिखा कि एंशियंट साइट का आना चाहिए टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो आप एक और स्टेटमेंट लिखोगे और उसमें लिखोगे एंशियंट साइट का क्या आएगा, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर का देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है शायद, देखो कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है, कुतुब मीनार महरौली में है, गोल गुंबज बीजापुर में है, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली में है और ताजमहल आगरा में। सभी सवाल के जवाब सही दिख रहे हैं, लेकिन ये छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली में कब से आ गया भाई, ये कहाँ था, कहाँ है? अगर आप देखोगे तो ये मुंबई नगरिया, सपनों की नगरिया, पता है ना, वहां पे है। तो मुंबई आप जानते हो CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, रेलवे टर्मिनस बोलते हैं, CSMT बोलते हैं, जहां से हर जगह की ट्रेन मिल जाती है, पता है ना। तो ये मुंबई में आता है, तो यहाँ पे सही जवाब आएगा, इसको करेक्ट करके लिख देना मुंबई, दिल्ली की जगह पे आप मुंबई करके करेक्ट करके लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ो, आ जाता है चैप्टर नंबर 5। इसमें क्या है, प्रभाकर, आचार्य PK आत्रे, दर्पण, बाल शास्त्री जाम्बेकर, दीनबंधु कृष्णराव भालेकर और केसरी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो प्रभाकर जो है, न्यूज़पेपर की बात हो रही है यहाँ पे, सभी चीज क्या है, ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर है, मास मीडिया हिस्ट्री, तो न्यूज़पेपर की बात हो रही है। तो प्रभाकर जो न्यूज़पेपर है उसको भाऊ महाजन लिखते थे, याद रखना। प्रभाकर जो न्यूज़पेपर है उसको आचार्य PK आत्रे नहीं लिखते थे, प्रभाकर न्यूज़पेपर को भाऊ महाजन लिखते थे, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट, केसरी डेली न्यूज़पेपर, प्रगति वीकली न्यूज़पेपर है, दिग्दर्शन मंथली मैगजीन है, भारतीय इतिहास संस्कृति, ठीक है, ये जो है ये क्रोनोलॉजिकल नो फिक्स टाइम है, तो बल्कि ये जो भारतीय इतिहास जो है, ठीक है, संस्कृति, ये एक पीरियोडिकल है, इसको याद रखना। ये क्या है, पीरियोडिकल, याद रख लेना, ठीक है, ये क्रॉनिकल नहीं है, ये पीरियोडिकल है। नेक्स्ट, रोम एक्टा ड्योरना, जर्मनी स्टर्न, बांग्लादेश बंगाल गैजेट और इंडिया का आकाशवाणी। तो याद रखना कि जो बंगाल गैजेट है ना वो इंडिया का है, ये बांग्लादेश गलती से लिख दिया यहाँ पे उन्होंने, मतलब ये हमारा रॉन्ग पेयर है। तो बंगाल गैजेट का क्या आना चाहिए, इंडिया, मतलब यहाँ पे इंडिया का बंगाल गैजेट ऐसा करके आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, करेक्ट करके लिख दिया है, ठीक है, बांग्लादेश की जगह पे इंडिया कर देना, बंगाल गैजेट करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े, और क्वेश्चंस है क्या, और 3-4 क्वेश्चन से देख लेते हैं फटाफट से, फिर ये चैप्टर लेक्चर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 6 तक आ गए और 3 चैप्टर बचे हैं, फिर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 6 का क्या है, रायगढ़ला जेव्हा जग येते, वसंत कानेटकर ने कहा है, तिलक आणि आगरकर, विश्राम बेडेकर ने कहा है, साष्टांग नमस्कार आचार्य आत्रे ने कहा है, और एकच प्याला अन्ना साहिब किर्लोस्कर ने कहा है। तो ये भाई एकच प्याला जो है ये एक रॉन्ग पेयर है, ठीक है, ये जोड़ी गलत है, मतलब एकच प्याला जो है वो राम गणेश गडकरी ने कहा है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, राम गणेश गडकरी, एकच प्याला की जब भी बात होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे चैप्टर नंबर 7, अगेन स्पोर्ट्स वाला चैप्टर। इसमें है मलखम, आउटडोर गेम है, वाटर पोलो वाटर स्पोर्ट्स है, स्केटिंग एडवेंचरस है, चेस एक आउटडोर गेम है। क्या भाई गलत है ना, चेस आउटडोर नहीं होता, चेस एक इंडोर गेम है। तो हमने ये पहचान लिया कि ये मेरे लिए एक रॉन्ग पेयर है और इसका करेक्ट करके हमने लिख दिया कि चेस का क्या आएगा, इंडोर गेम। नेक्स्ट क्या है, बालमबाद दियोधर मलखम हो गया, ठीक है ना, खासबा जादव फुटबॉल हो गया, ठीक है, उसके बाद मेजर ध्यानचंद हॉकी हो गया, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, ये सभी चीज बराबर लग रहे हैं। ये जो चीज है खासबा जादव जो कि थे वो रेसलिंग में थे, याद रखना, ठीक है, तो खासबा जादव जो थे वो रेसलिंग में थे, नाम याद रख लेना। नेक्स्ट, व्यायामशाला ऑफ जुम्मादादा एंड मानिकराव वडोदरा, ठीक है, खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम सोलापुर में है। तो ये गलत है कि खासबाग तालीम और मोतीबाग तालीम जो है ये आपके सोलापुर में नहीं है, कोल्हापुर में। देखो कितना नाम सेम करके दे दिया, बच्चे सोचेंगे कि भाई सेम ही है, लिख देते हैं। तो सोलापुर अलग कोल्हापुर अलग, याद रखना, कोल्हापुरी चप्पल पता है ना, तो वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम जो है वो कोल्हापुर में है, तो ये हमारा रॉन्ग पेयर हो गया। बाकी भी देख लो, हनुमान व्यायाम, ठीक है, प्रसारक मंडल अमरावती में है, श्री सीयू छत्रपति, ठीक है, क्रीड़ा संकुल, ठीक है, छत्रपति क्रीड़ा संकुल जो है ये हमारे बालेवाड़ी पुणे में है, तो इसको भी याद रख लो, बहुत इजी नाम है, प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, माथेरान एक हिल स्टेशन है, ताडोबा एक रॉक कट केव है। ताडोबा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ताडोबा, तो ताडोबा जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बाकी सब याद रखना, कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर है, अजंता वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट है हाइकिंग, देखो चैप्टर नंबर 8 का चल रहा है, मतलब मात्र एक ही चैप्टर रह गया इसके बाद। हाइकिंग टूर्स टू फोर्स्ट एग्रो टूरिज्म कहते हैं, बराबर, फोर्ट पे जो जाता है उसको एग्रो टूरिज्म बोलते हैं। भाई एग्रो टूरिज्म किसको बोलते हैं, खेती में जो जाता है खेती में घुमाने के लिए, उसको एग्रो टूरिज्म बोलते हैं। मतलब हमारा ये हो गया रॉन्ग पेयर,
कि भाई ये दोनों की जोड़ी गलत है। मतलब हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट्स को हम लोग हिस्टोरिकल टूरिज्म बोलते हैं ना। अगर मैं किले पे जा रहा हूँ घूमने के लिए, फोर्ट पे टूरिज्म करने के लिए, तो उसको हिस्टोरिकल टूरिज्म बोलूंगा। बाकी देख लो, विजिट टू क्रेटर लेक एट लोनार, इसको ज्योग्राफिकल टूरिज्म बोलूंगा। हिमालयन कार रैली को स्पोर्ट्स टूरिज्म बोलूंगा। फिल्म फेस्टिवल को टूरिज्म ऑन स्पेशल इवेंट बोलूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग पेयर हो जाएगा, और उसको सही करके ऐसा लिख देना हिस्टोरिकल टूरिज्म। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कि चैप्टर नंबर 9 क्या है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली में है क्या? नहीं भाई, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा में है। इसको नाम याद रख लो, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा में है। मतलब ये हमारा रॉन्ग पेयर है। लेकिन बाकी भी याद कर लो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ है, वाराणसी में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ है, अलीगढ़ में है। जीवाजी यूनिवर्सिटी कहाँ है, ग्वालियर में है, याद रखना। इसके अलावा लूरी म्यूजियम फ्रांस में है, ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जर्मनी में है। नहीं भाई, स्पेलिंग देखो जर्मनी का क्वेश्चन बैंक वाले भी ना कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, अमेरिका में है भाई। ठीक है, अमेरिका में है क्या, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जब भी बात आएगी, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अमेरिका लिख देना। मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, रॉन्ग पेयर है ये हमारा। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ है, हमारे भारत देश इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, ठीक है। नेशनल म्यूजियम मुंबई में है क्या, नहीं, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। तो ये हमारा रॉन्ग पेयर हो गया और उसको करेक्ट करके लिख दिया दिल्ली में। सालारजंग म्यूजियम, इसमें तो मैं गया हुआ हूं। ठीक है, मेरा ब्लॉग देख लेना, हमारा चैनल है JR व्लॉग्स करके। और जैसे ही आपका छुट्टी लग जाएगा, वैकेशन लग जाएगा ना, इस चैनल के ऊपर बहुत काम करूंगा और JR व्लॉग्स के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। मतलब बहुत सारे घूमने के, कुछ मोटो व्लॉगिंग वगैरह करना है, वो सब चीज़ करूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी रिसेंट में एक स्कूटी परचेज की, मुझे बहुत पसंद है, एंटॉर्क, आपको पता ही होगा, और मेरे को वो भगाने में मज़ा आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर ना एक मोटो व्लॉगिंग सीरीज शुरू करूँगा। ठीक है, तो कैमरा तो अपने पास है ही, GoPro पता है ना, एक्शन कैमरा, तो मस्त करेंगे। तो आप लोग मेरा साथ देना, वैकेशन में इस पर हम काम करेंगे। ठीक है बच्चे, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, फिर डेली ब्लॉग भी चालू करेंगे। नेक्स्ट, द कैल्सियम म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद में। तो ये कुछ नाम याद रख लेना, लेकिन जो रॉन्ग पेयर था, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, उसको करेक्ट करके लिख देना। मुंबई लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग पेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लगभग हम सारे के सारे 9 के 9 चैप्टर्स के MCQs और 9 के 9 चैप्टर्स के जो भी आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर वाले क्वेश्चन थे, उसको हमने सॉल्व करा दिए हैं और कहीं ना कहीं आपको रिवाइज करा दिए और तरीके से आपको बस याद कर रहे हैं। जो जो चीज मैंने आपको बताई है अपने नोटबुक में नोट डाउन करो और फटाफट से याद करते रहो, बस इतना मुझे बोलना है। ठीक है, तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे और भी वीडियोस, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियोस थे, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट जो आपके चीज़ें होती है, पॉलिटिकल साइंस के MCQs होते हैं, फिर हिस्ट्री के भी जो कंसेप्ट चार्ट्स होते हैं, उन सारे वीडियोस आपको मैं लाता रहूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं, बस आप मन लगा के पढ़ाई करते रहो, बस मुझे इतना बोलना है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, साथ में लेक्चर्स भी देखते रहो, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। बस इतना मुझे बोलना है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।